हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं टरबाइन कैसे घूमता है? खासकर इम्पल्स टरबाइन कैसे घूमता है, वो कौन सी फोर्सेस है जो उसे घुमाती हैं? आखिर जेट कितना फोर्स लगाता है उन ब्लेड्स पे ताकि वो टरबाइन घूम सके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके? आखिर उनके पीछे कौन सी प्रिंसिपल्स और कौन कौन से थ्योरीज अप्लाइड हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है? चलिए उन सब के बारे में जानें। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो हमारा कर्व प्लेट पे जो जेट स्ट्राइक करता है और उसका क्या इफेक्ट होता है, और हम ये भी देख रहे थे कि जो कर्व प्लेट है वो हमारा मूव कर रहा था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेट। अब हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम फ्लूइड मशीनरी, इफेक्ट ऑफ जेट ऑन रेडियल कर्व्ड वेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब हमारा कोई रनर पे या फिर कोई व्हील पे अगर कोई ब्लेड माउंट कर दिया जाए और उस पर जो जेट इम्पैक्ट करेगा तो उस पर क्या फोर्स एक्सर्ट होगी, उसकी क्या एफिशिएंसी होगी और मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जब मैं बात करता हूँ रेडियल कर्व्ड वेन्स की, तो इनलेट और आउटलेट में जो रेडियस होगी वो हमारी सेंटर से अलग अलग होगी, इसलिए उनकी इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, अलग अलग होगी। हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स एक्सर्टेड ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए सीरीज ऑफ रेडियल कर्व वेन्स। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया जो हमारा रेडियल कर्व वेन्स है उसका आउटलेट और इनलेट का जो रेडियस है वो हमारा डिफरेंट है, तो उसकी इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी भी हमारी डिफरेंट होगी। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी किस तरीके से अलग होगा। जस्ट एज सपोज ये हमारा व्हील है, कोई हम व्हील सपोज करते हैं और ये हमारा उसका सेंटर है, और इस तरीके से हमारा कुछ माउंट कर दिया गया है हमारे ब्लेड को। तो सेंटर से इन दोनों का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम इसे पॉइंट ए मानते हैं और ये हमारा है पॉइंट बी, तो इसे हम कहेंगे R1 और ये हमारा हो जाएगा R2। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा सेंटर O। तो हम जानते हैं जब जेट स्ट्राइक करेगा कर्व वेन्स पे तो उस केस में जो व्हील है जिसमें हमारा जो कर्व वेन्स लगे हुए हैं या फिर माउंट किए गए हैं वो स्टार्ट कर जाएंगे रोटेट करना विथ एंगुलर वेलोसिटी, या कह सकते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो ये होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंज करना है एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में। तो हम लीनियर वेलोसिटी के बारे में क्या जानते हैं, तो लीनियर वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन भी होगा जो हमारा ये डिफाइन करेगा या फिर रिलेट करेगा लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में। तो हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इनलेट और आउटलेट पे जो वेलोसिटी होगी वो जो रेडियस होगा वो हमारा सेम नहीं होगा, तो वेलोसिटी भी हमारी सेम नहीं होगी। अगर हम इनलेट वेलोसिटी जो यहाँ पे पॉइंट में जो वेलोसिटी होगी प्लेट की, अगर हम उसे U1 मानते हैं, कह सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट, अगर हम इसे U1 मानते हैं और हम कह सकते हैं टेंजेंशियल आउटलेट क्या हो जाएगा, U2। तो अगर हमारा रेडियस चेंज है तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट इज डिफरेंट, U1 इज नॉट इक्वल्स टू U2। और मैंने कहा कि हमारा जो प्लेट है वो हमारा क्या है, एक फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से हमारा ओमेगा ये घूम रहा है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसे होता है, तो अगर हम लीनियर वेलोसिटी को U मानते हैं तो ये हमारा जो फॉर्मूला आता है ये होता है ओमेगा इंटू R। ये हमारा कन्वर्जन होता है एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी में। अगर आपको इसके प्रूफ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, मैं आपको इसका कन्वर्जन ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं अगर इनलेट वेलोसिटी, अगर हम इनलेट का देखें, अगर हमको लीनियर वेलोसिटी
लीनियर वेलोसिटी इनलेट क्या हो जाएगा u1, और क्या था हमारा u2, तो u1 हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू r1, क्योंकि रेडियस हमारा सेम अगर रहता तो मैं ये फार्मूला लिखता, लेकिन रेडियस अलग है तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू r2। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो ये हमारा पेरिफेरल में लगा हुआ है, ये जो ब्लेड लगा हुआ है ये पेरिफेरी में है, पेरिफेरी ऑफ व्हील अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस। तो हमें ये सबसे पहले जानना होगा कि हमें इस टॉपिक में निकालना क्या है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है वो है मोमेंटम। ठीक है, हम मोमेंटम पर सेकंड सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम पर सेकंड हमको निकालना होगा इनलेट और आउटलेट पे भी। उसके बाद जब ये दोनों मेरे पास हम लोग निकाल लेंगे, तब हम लोग निकालेंगे टॉर्क जो हमारा जेट एग्जर्ट करेगा प्लेट में, और फाइनली हम निकालेंगे वर्क डन पर सेकंड। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग निकालेंगे इफिशियंसी ऑफ द प्लेट और वेन्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम इफिशियंसी हमको कब मिल जाएगी, किस कंडीशन में मिलेगी, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग अपना डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि ये एक मेरा कर्व प्लेट है, ठीक है, ये मेरा प्लेट है। अब यहाँ पे जो रेडियस थी सेंटर से वो यहाँ के लिए r1 थी, मैंने इसी प्लेट को यहाँ पे बनाया है। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, रेडियस हमारा सेम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, जो जेट है हमारा वाटर जेट, कुछ इस तरीके से हमारा आ रहा है वाटर जेट। ठीक है, तो जेट जो आ रहा है वो तो हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी से आ रहा है, यानी v1 मान के चले उस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का। अब क्योंकि डायरेक्शन हमारा जो लेना है वो हमको टेंजेंशियल डायरेक्शन लेना है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगा इसका, कुछ इस तरीके से हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, और इस पॉइंट के लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अलोंग इट्स डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ये हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया इधर। और मान इस पॉइंट पे हमारी क्या वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी u1। अब ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट से जो एंगल बनाएगा उसे हम कहेंगे अल्फा। तो ये अल्फा क्या है, ये है आपका एंगल मेड बाय जेट विथ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट एंड कॉल्ड एज गाइड ब्लेड एंगल और नोजल एंगल। तो अल्फा को हम लोग क्या कह रहे हैं, अल्फा को हम लोग गाइड ब्लेड एंगल और नोजल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जेट भी मोशन में है और हमारा प्लेट भी, उसकी भी कुछ वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो जेट स्ट्राइक करेगा प्लेट पे वो हमारा क्या वेलोसिटी होगा, वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होगा। जब ये दोनों मुझे पता चल गया है तो हमें फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रिलेटिव वेलोसिटी जिसे हम VR1 यानी रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन से कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। ठीक है, तो थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा हमारा हो जाएगा कि एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट इनलेट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वेन एंगल। क्या बोलेंगे इसे, वेन एंगल। ठीक है, तो ये भी हमारा कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। ठीक है, अब ये देखो v1, ये v1 जो है ये कुछ इंक्लाइंड है। ठीक है, अगर हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है अगर वो इंक्लाइंड होता है तो वो दो कंपोनेंट में टूटता है, अलोंग इट्स हॉरिजेंटल एंड इट्स वर्टिकल, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो अगर हम इसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल में तोड़ते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके का होगा। अलोंग हॉरिजेंटल ये जो पूरा हमारा होगा, ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक था, अब ये जो पूरा होगा ये हमारा हो जाएगा v1 कॉस अल्फ़ा, और ये जो हमारा हो जाएगा v1 साइन अल्फ़ा। तो ये जो हमारा होगा v1 कॉस अल्फ़ा, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ विर्ल या फिर विर्ल वेलोसिटी, यानी VW1 विर्ल वेलोसिटी एट इनलेट। और ये जो हमारा होगा इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो यानी VF1। अब VW1 क्या है, तो ये है हमारा कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी विच इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए मैंने कहा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ विर्ल। और हम जानते हैं कि दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर आउटपुट। अब आते हैं VF1, तो VF1 क्या है, इट इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एंड दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर ऑन वेन्स। तो ये दोनों का हमें पता चल गया। तो अब आते हैं हम लोग आउटलेट की तरफ, जो हमारा यहाँ पे जो मानते हैं जो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो स्ट्राइक किया। अब हम लोग यहाँ एक कंसीडरेशन कर रहे हैं कि जो भी हमारा
प्लेट है वो बहुत ही स्मूथ है और उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। मतलब जिस वेलोसिटी से जेट इंटर होगा उसी वेलोसिटी से जेट एग्जिट भी होगा। तो यहाँ से जो जेट एग्जिट होगा कुछ इस तरीके से वो हमारा होगा VR1, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरा ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो प्लेट की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और आउटलेट पे हमने इसे U2 लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट कोई एंगल बना रहा है तो इसे हम कहेंगे फाई। Phi is the angle made by the relative velocity with the direction of motion of the vane at outlet. It is also called vane angle at outlet. जब मुझे ये दोनों पता चल गया तो मैं easily find out हम लोग कर सकते हैं अपने absolute velocity को, यानी V2 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी कुछ डायरेक्शन ऑफ मोशन से कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज बीटा। तो यहाँ पे बीटा क्या कहेंगे, एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन एट आउटलेट। तो ये हमारा बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, अगर ये हमारा V2 है और ये एंगल बना रहा है बीटा, एंगल बना रहा है अलोंग इट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ये भी टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी को अलोंग अगर हम हॉरिजॉन्टल तोड़ते हैं तो ये हमारा होगा V2 कॉस बीटा, और इसके अगर नॉर्मल डायरेक्शन में इसको हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा V2 साइन बीटा। अब यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा और इसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर का होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्लेट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में डायरेक्शन, ये जो मेरा एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट आया उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो भी डायरेक्शन लिए हैं अलोंग द प्लेट मैंने पॉजिटिव लिया है और अगेंस्ट द प्लेट मैंने नेगेटिव लिया है। तो यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव साइन यूज़ करना होगा, यानी -V2 कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख दूँ, ये है हमारा टेंजेंट एट B और ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट एट A, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई। तो ये था हमारा इनलेट और आउटलेट में वेलोसिटी ट्रायंगल। अब आते हैं हम लोग मोमेंटम की तरफ। तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक और चीज़, मास फ्लो रेट क्या होता है, यानी मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट होता है मास अपॉन टाइम। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो डेंसिटी के फॉर्म में ये होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो m अपॉन टाइम यानी मास अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोग वेलोसिटी जानते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा रो a इंटू वी, यानी हम इसके बदले ये लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो सबसे पहले निकालना था हमें मोमेंटम पर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है, यानी मोमेंटम ऑफ वाटर एट इनलेट स्ट्राइकिंग द वेन पर सेकेंड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसको हम लिखते हैं पहले, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मोमेंटम पर सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम हम लोग जानते थे मास अपॉन टाइम था, मोमेंटम पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मास अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, मास अपॉन टाइम के बदले हमने क्या लिखा था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मास अपॉन टाइम के बदले मैंने रो a v1, क्योंकि यहाँ पे हमारी जेट की वेलोसिटी क्या मैंने एब्सोल्यूट वेलोसिटी ली है v1, तो यहाँ पे भी हम लोग v1 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मास अपॉन टाइम के बदले रो a v1, और यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ जेट थी वो क्या, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ प्लेट है ये, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेट क्या होगा, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को लिया था ये कंपोनेंट को, तो इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला जो टेंजेंशियली हमारा जा रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो क्या है v1 कॉस अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे v1 कॉस अल्फा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं v1 कॉस अल्फा को मैंने क्या लिखा था, vw1। यहाँ पे देखिए v1 कॉस अल्फा को हम vw1 भी लिख सकते हैं, यानी वेलोसिटी एट इनलेट। तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम पर सेकेंड इक्वल्स टू रो a v1 vw1। तो ये हमारा हो गया मोमेंटम पर सेकेंड एट इनलेट, ये तो हमारा इनलेट के लिए था। आउटलेट के लिए, फॉर आउटलेट मोमेंटम पर सेकेंड क्या होगा, तो हम जानते हैं ये हो जाएगा मास अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा मास अपॉन टाइम का रो a v1, ये तो जेट का था, और वेलोसिटी ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी था और इसका जो कंपोनेंट था ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसीलिए ये हमने नेगेटिव लिया था। तो ये हमारा हो जाएगा -v2 कॉस बीटा।
तो हमारे पास जो फाइनली आएगा मोमेंटम पर सेकेंड वो हमारा होगा माइनस रो ए V1 इंटू VW2, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपोनेंट है इसको हम कह सकते हैं VW2 व्हील वेलोसिटी एट आउटलेट, और ये हो जाएगा फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट, ये हम बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे मैंने VW2 मैं लिख दे रहा हूँ, V2 cos बीटा इक्वल्स टू VW2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम पर सेकेंड एट आउटलेट। अब मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड एट इनलेट कैसे निकलेगा? लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेडियस। तो हम लोग लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है। तो एट इनलेट के क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी हमारा कितना आया था? ये था हमारा लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो ए V1 VW1 और रेडियस एट इनलेट। तो यहाँ पे जो यहाँ से इन हो रहा था उसको हमने R1 माना था, और यहाँ पे जो आउटलेट था उसको हमने R2 माना था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा R1, और हम कह सकते हैं फॉर एट आउटलेट लीनियर वेलोसिटी इनटू रेडियस, ठीक है। तो इसको मैंने क्या निकाला था? ये हमारा था माइनस रो ए V1 VW2 R2। तो ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट मेरे पास आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉर्क एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर ऑन व्हील। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टॉर्क टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T इक्वल्स टू, अब इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, तो यानी इनलेट माइनस आउटलेट होगा। तो ये हमारा इनिशियल हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया। तो हम लोग लिखते हैं इसको, इनिशियल में था हमारा रो ए V1 VW1 R1, ठीक है। और फाइनल में क्योंकि ये चेंज है तो यहाँ माइनस, और हम लोग देख रहे थे आउटलेट पे हमारा ये माइनस में आया था, तो लिखेंगे हम लोग माइनस रो ए V1 VW2 R2, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा रो ए V1 VW1 R1 प्लस रो ए V1 VW2 R2, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी रो ए V1 है, यहाँ पे भी रो ए V1 है, कॉमन ले लेते हैं। रो ए V1 ये हो जाएगा VW1 R1 प्लस VW2 R2, ठीक है। तो ये है हमारा टॉर्क जो कि जेट एक्सर्ट कर रहा है प्लेट पे। तो ये हमारा टॉर्क का इक्वेशन आ गया। अब मुझे निकालना है वर्क डन पर सेकेंड, यानी कितना जेट फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से क्या मेरा वर्क डन हो रहा है वो हम निकालेंगे। पर सेकेंड हम लिखते हैं वर्क डन, जैसे हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम निकालना है वर्क डन पर सेकेंड तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि ये सेकेंड है, दे दूंगा तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा हमारा? ये होगा टॉर्क इंटू वेलोसिटी। तो टॉर्क कितना आया? ये तो हमारा ये था। तो वर्क डन पर सेकेंड हमारा होगा टॉर्क क्या था? रो ए V1 VW1 R1 प्लस VW2 R2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमने लिया है ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो हमारा मूव कर रहा था, ठीक है। तो वर्क डन पर सेकंड जो मेरे पास या फिर हमारे पास आएगा वो होगा रो ए V1, अगर W को मल्टीप्लाई कर दें अंदर से तो VW1 ओमेगा R1 प्लस VW2 ओमेगा R2। और हम लोग जानते हैं कि U1 होता है हमारा ओमेगा R1 और U2 होता है ओमेगा R2। तो यहाँ पे अगर हम देखिए ओमेगा R1 ओमेगा R2 तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन पर सेकेंड इक्वल्स टू रो ए V1 VW1 U1 प्लस VW2 U2। तो ये हमारा निकल गया वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में हुआ? इफ़ बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब ये बीटा का कहानी कहाँ से आया? तो देखिए ये VW2 से आया। हम VW2 को क्या माने थे? देखिए यहाँ पे अगर आप समझे हो तो हमने VW2 को लिया था V2 cos बीटा। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इसे V2 cos बीटा, तो अगर ये हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा cos बीटा का वैल्यू, तब ये हमारा एक्सप्रेशन काम में आएगा। और एक इक्वेशन, ये तो केस 1 हुआ। केस 1 में जब VW2 हमारा जो बीटा होगा वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होगा जब ये हमारा ज़्यादा हो? कंडीशन 2 यानी केस
2 में देखते हैं कि अगर बीटा 90 डिग्री हुआ यानी एक्यूट एंगल हुआ, एक्यूट एंगल होगा, तब क्या होगा, वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं V2 कॉस बीटा था और हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है, यानी वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रो ए V1 VW1 U1, बस यही टर्म बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। ये कब हुआ, जब हमारा बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री था। अब केस 3 पे आते हैं, क्या होगा जब बीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल बनाएं, ऑब्ट्यूस एंगल बना दें, सॉरी ये राइट एंगल होगा हमारा, और जो हमने यहाँ पे लिया था ये हमारा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो ये जब बनाएगा तो वर्क डन पर सेकेंड क्या था हमारा, रो ए V1, यहाँ पे तो ठीक है VW1 U1। अब देखिए यहाँ पे क्या था, V2 कॉस अगर 90 से ज़्यादा हो यानी 90 प्लस थीटा कोई भी होगा, ठीक है, तो ये हमारा माइनस के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी टर्म होगा वो हमारा माइनस के टर्म में आ जाएगा, यानी VW1 VW2 U2। तो यहाँ पे अगर हमारा बीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तब हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि कब हमारा कौन सा इक्वेशन बनेगा, ये बीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका एक जनरलाइज्ड इक्वेशन भी है जो कि हम जानते हैं जो तीनों कंडीशन में मेरा सेटिस्फाइड होगा। तो वो जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन क्या होगा हमारा वर्क डन पर सेकेंड का, ये हो जाएगा आपका रो ए V1 VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। तो ये एक ऐसा जनरलाइज्ड इक्वेशन है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये था हमारा वर्क डन पर सेकेंड तीनों कंडीशन में, और उसका हम लोग जनरलाइज्ड इक्वेशन भी देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं इसकी इफिशियंसी के बारे में। तो इफिशियंसी क्या होती है, हम लोग जानते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, ये हमारा है वर्क डन पर सेकेंड, तो हमारा क्या होगा वर्क डन पर सेकेंड हमारा आउटपुट, और इनपुट क्या है, तो यहाँ पे जो इनपुट मिल रहा है वो तो जेट का काइनेटिक एनर्जी है जो स्ट्राइक कर रहा है हमारा कर्व प्लेट पे। तो ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द जेट, ठीक है। तो वर्क डन कितना निकला था, ये हमारा था रो ए V1 VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। तो ये हमारा वर्क डन पर सेकेंड, यहाँ पे ये हमारा काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पे मास अपॉन टाइम भी था हमारा, ये हमारा टाइम भी था, ठीक है। तो इसके बदले हम मास अपॉन टाइम के बदले जानते थे, यानी हो जाएगा हमारा रो ए V1 इंटू V1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसके बदले में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा यहाँ से हटा के यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ये होगा हाफ m अपॉन टाइम इंटू V1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ रो ए V1 इंटू V1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए रो ए V1 डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास जो इफिशियंसी, सो दिस एम्प्लॉयज इफिशियंसी विल बी VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, ठीक है, अपॉन V1 का स्क्वायर। तो ये जो इफिशियंसी आया कि ये जो इफिशियंसी है ये ऊपर वाला टर्म हमारा डायरेक्टली रिलेटेड रहता है, मतलब ऊपर वाला टर्म अगर बढ़ेगा तो इफिशियंसी भी बढ़ेगा, ठीक है, अगर घटेगा तो इफिशियंसी भी घटेगा। तो ऊपर वाला टर्म अगर बढ़ता कब है, जब इसको हम प्लस करते हैं तो ये ऊपर वाला टर्म बढ़ जाएगा और ये हमारा इफिशियंसी बढ़ा देगा, और घटेगा कब, जब ये दोनों माइनस हो जाएगा तब हमारा क्या होगा, ये वैल्यू कम हो जाएगा, यानी इफिशियंसी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी विल बी मैक्सिमम कब होगा, जब VW2 इज एडेड टू VW1। और ये कब हो सकता है, ये पॉसिबल कब है, इफ बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल जब बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमें निकालना है, जैसे कि हमने देखा कि इफिशियंसी हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हम लोग जोड़ेंगे। और एक चीज़ है ये और कब हो सकता है, यानी VW2 शुड बी मैक्सिमम, ये एक और कंडीशन है, जब वो इफिशियंसी हमारा मैक्सिमम होगा यानी VW2 शुड बी मैक्सिमम। अब ये कब होगा, जब हमारा ये क्या कहते हैं बीटा जो होगा वो हमारा 0 डिग्री हो। ये जो कंडीशन है VW2 शुड बी मैक्सिमम, ये कब हो सकता है, जब हमारा बीटा 0 होगा। अब आते हैं केस 2 पे।
केस 2 पे देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो जो प्लेट है वो हमारा बहुत ही स्मूथ है और उसमें कोई भी एनर्जी का लॉसेस नहीं हो रहा है। तो जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन पर सेकेंड होगा, वो हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ क्यों ये हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा था। जो भी ब्लेड में हमारा जो जेट फ्लो क्या कहते हैं उसको ट्रैवल कर रहा था अलॉन्ग इट्स पेरिफेरी, वहाँ पे कोई लॉसेस नहीं हो रहा, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड कहने का मतलब है, हम तो जान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। अब इसमें हम पर सेकंड लगाते हैं, यानी यहाँ पे हम टाइम जोड़ रहे हैं। मास अपॉन टाइम का तो हमको पता है, रो ए v1 हम लिखते हैं मास अपॉन टाइम, और इनटू यहाँ पे वेलोसिटी भी जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे भी v1, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक हाफ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखेंगे हाफ रो ए v1 क्यूब। ठीक है, ये हमारा किसके लिए था, इनलेट के लिए, आउटलेट के लिए v2 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल में हो जाएगा हाफ रो ए v1 क्यूब माइनस हाफ रो ए v2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा वर्क डन पर सेकंड क्या निकलेगा, वर्क डन पर सेकंड क्या हो जाएगा, अगर मैं 1/2 और रो ए v1, ओह सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे v1 इंटू v1², यहाँ पे जेट की वेलोसिटी इंटू v2 का स्क्वायर, यहाँ पे v1², इनलेट आउटलेट वेलोसिटी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हाफ रो ए v1 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका v1² माइनस v2 का स्क्वायर। तो ये था हमारा वर्क डन पर सेकेंड, ये हमारा किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड के बराबर होगा। तो अब आते हैं, क्योंकि वर्क डन तो हम निकाल लिए, अब हमें निकालना है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला क्या था, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये केस 2 था, तो हमने वर्क डन निकाल लिया। तो अब हम लोग देखते हैं इफिशियंसी क्या होगा, वर्क डन पर सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन पर सेकेंड क्या हो गया, हाफ रो ए v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, ये था हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ रो ए v1 इंटू v1 का स्क्वायर। तो ये देखिए हाफ रो ए v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास v1² माइनस v2² अपॉन v1²। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफिशियंसी विल बी 1 माइनस v2² अपॉन v1²। तो ये जो इफिशियंसी आया हमारा रिलेशन में आया v1 और v2 का। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने कहा था कि ऊपर वाले टर्म्स हमारा डायरेक्टली रिलेटेड रहता है इफिशिएंसी इधर वाले टर्म से, लेकिन यहाँ पे जब भी 1 माइनस हो जाता है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये जितना बढ़ते जाएगा, ठीक है, उतना इफिशियंसी हमारा क्या होगा, कम होता हुआ जाएगा, यानी v1 जितना बढ़ेगा उतना हमारा इफिशियंसी भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम कब आ सकता है, इफ़ अगर हम लोग v1 की वैल्यू सेट कर दें। ठीक है, इफ़ v1 इज़ सेट, यानी इसका कुछ हम लोग डाटा दे दें, गिवन डाटा या फिर गिवन वैल्यू। ठीक है, एंड v2 इज़ मिनिमम। ठीक है, यानी v2 की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम हो, v1 की वैल्यू सेट कर दें और v2 की वैल्यू मिनिमम हो, तो हमें क्या मिलेगी, हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। लेकिन बट हमारा v2 का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, अगर v2 की वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट अगर 0 है, यानी कहने का मतलब है कि जेट स्ट्राइक तो कर रहा है प्लेट पे, लेकिन वहाँ से हमारा जेट जो है वो एग्जिट नहीं या फिर आउटलेट से हमारा निकल नहीं रहा, तो ये हमारा प्रैक्टिकल केस है ही नहीं। जो चीज़ वहाँ टकराएगी वो हमारी बाहर भी आएगी, तो अगर ये हमारा v2 0 कभी नहीं हो सकता। हाँ, कम कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं। और किस कंडीशन में हो सकता है, जब हमारा VW2, देखिए यहाँ पे भी एक टर्म है कि जब VW2 हमारा V2 के बराबर हो एंड एंगल जो हमारा बना रहा था रिलेटिव वेलोसिटी विद द डायरेक्शन ऑफ जेट, अगर वो हमारा 0 हो। एक्चुअली ये हमारा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, हम इसको कम से कम रख सकते हैं फाई को, लेकिन 0 हम नहीं कर सकते हैं। जब VW2 V2 के बराबर हो और फाई 0 होगा, तब एज ए रिजल्ट हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिल सकती है। लेकिन आपको जानना होगा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और हम इसको कम से कम रख सकते हैं लेकिन 0 नहीं कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज हमने मोमेंटम पर सेकंड निकाला, एंगुलर मोमेंटम निकाला, हमने वर्क डन देखा, हमने टॉर्क पहले निकाला जो जेट लगा रहा था हमारे प्लेट पे। उसके बाद में हमने देखा कि जो जेट है वो कितना वर्क डन कर रहा है प्लेट पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक जनरलाइज्ड इक्वेशन जो कि हमारा वैलिड कर रहा था तीनों कंडीशन के लिए, जब हमारा बीटा 90 डिग्री से कम हो, जब 0 डिग्री हो और जब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। उसके बाद हमने फाइनली
इफ़िशियंसी निकाली। उसके बाद हमने कंडीशन देखा कि कब हमारा जो प्लेट है यानी वेन है मैक्सिमम इफ़िशियंसी देगा, तो हमने उसमें भी कंडीशंस देख लिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं मोहम्मद अख्तर आप सबसे विदा लेता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे ये अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहूँ हमेशा। टिल देन आई एम मोहम्मद अख्तर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।